अध्याय 4 देख रहे हैं, कृषि। अंग्रेजी में कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की आज। हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो कृषि की दृष्टि से ये जो कृषि शब्द है या इसका एग्रीकल्चर शब्द जो देखें, एग्रीकल्चर दो शब्दों के मेल से आया है। आप देखिए, जैसे सेरिकल्चर होता है, जितने भी कल्चर होते हैं, यानी कि आप किसी चीज को रियर करते हैं, किसी चीज को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, पैदा करते हैं। तो कृषि का मतलब है कि हम केवल और केवल, कृषि से मतलब केवल ये नहीं है कि आप केवल धान उगा रहे हैं या और कोई प्रोडक्ट उगा रहे हैं। कृषि का मतलब होता है कि ये जो जानवर हैं इनको भी रियर कर रहे हैं, जैसे उनसे वूल निकाल रहे हैं या और भी चीजें हैं। तो कृषि में सारी चीजें आती हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत बहुत एक महत्वपूर्ण देश है और दो तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यों में ही संलग्न है। कृषि से रिलेटेड जितने भी काम हैं, अगर हम पूरा जनसंख्या ले लें तो 2/3 इसमें लगे हुए हैं। कृषि के अलग अलग प्रकार हैं और ये प्रकार डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण है, जैसे भौतिक पर्यावरण क्या है, प्रौद्योगिकी क्या अवेलेबल है, और समाज और संस्कृति, रीति रिवाज, इसके अनुसार कई खेती हुई है हमारे देश में और इनकी विधियों में भी परिवर्तन हुआ है। तो अलग अलग लोग अलग अलग अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से अलग अलग खेती करते हैं। जैसे हम क्या पैदा करते हैं, हम कुछ खाने की फसलें, जिसे हम खाद्यान्न कहेंगे, खाने की फसलें पैदा करते हैं। और कई ऐसे उद्योग हैं या कई ऐसे लोग हैं जो उद्योग के लिए करते हैं, जैसे उसे हम नॉन खाद्यान्न या नॉन फूड क्रॉप कहेंगे। उसके बाद चाय, कॉफी, मसाले, ये सब चीजें हम पैदा करते हैं ताकि निर्यात किया जा सके इन सब चीजों का। तो कृषि के जो प्रकार हैं, अलग अलग लोगों, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग भाग देश के देखे जाएं तो वहां पर अलग अलग तरीके से कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, किस तरीके से कृषि होगी, यानी कैसे एग्रीकल्चर होगा। जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यह है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब है कि स्लैश एंड बर्न, यानी आपने जब खेती कर ली, उस जगह को आप जला दीजिए, उस जगह की जितनी भी आपको वनस्पति दिख रही है जला दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, दूसरी जगह पे पहुंच जाइए। इसमें भूमि का एक छोटा टुकड़ा होता है, उसमें बहुत पुराने औजार, आदिम कृषि के औजारों का उपयोग होता है, जैसे लकड़ी के हल हो गए, दाव हो गया, लकड़ियों से खुदाई करते हैं। पूरा का पूरा जो परिवार है वो इसमें लगा होता है। परिवार या जो उनके परिवार यानी कि रिलेशनशिप में जो लोग हैं, समुदाय जिसे कहें, वो लोगों की मदद ली जाती है, किसी और बाहर के किसी को हायर नहीं किया जाता है। और ये कृषि खासतौर पे जो मानसून है, बरसात है, या जो जमीन है उसमें क्या उर्वरता है, उसमें क्या फर्टिलिटी है, और फसल उगाने के लिए जो बाकी पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो अगर उपयुक्त है, उस पर बहुत निर्भर करती है कि किस समय क्या बोया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये। अंग्रेजी में इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें जो जीविका निर्वाह कृषि है, जीविका निर्वाह मतलब वो लोग अपनी जीविका के लिए या अपने केवल खाने के लिए, अपने केवल उपयोग के लिए इसको करते हैं, जो लोग कर रहे हैं। थोड़ा और आ जाए हम गहन जीविका कृषि पे, तो ये जो इस प्रकार की कृषि है वो वहां की जाती है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इसका जो शब्द है गहन, गहन मतलब होता है कि एक्सटेंसिव। इसका मतलब यह है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगाई जाती है, श्रम गहन खेती होती है, और छोटी सी जगह पे ज्यादा उत्पादन के लिए इसमें रसायन यानी जैव रासायनिक निवेश किया जाता है। अच्छी खासी इसमें इरिगेशन या पानी की उपलब्धता या सिंचाई कराई जाती है। तो ये होती है गहन जीविका कृषि। अब इनमें दोनों में अंतर यह है कि प्रारंभिक मतलब होता है कि इसमें पुराने जो चले आ रहे हैं अलग अलग लकड़ी के हल, यानी कि पुराने जो औजार या पुराने तकनीकों का उपयोग होता है। गहन जीविका कृषि में गहन यानी बहुत एक्सटेंसिव, जीविका दोनों ही है, इसका मतलब दोनों ही अपने खाने के लिए की जाती है, किसी और के लिए नहीं की जाती। जो भी कृषि का उपयोग होगा या इसका जो उत्पाद होगा वो वही लोग खाएंगे जो इसे कर रहे हैं।
इसके अलावा होता यह है कि मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी या ये कहें एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं, 10 भाई हैं, 8 भाई हैं, 2 बहन है, इतनी सारा अगर परिवार है तो एक ही छोटे से इलाके में खेती करता है, सभी लोग मिलकर करते हैं ताकि उनका पेट भर सके, और ये नए नए तरीकों का जैसे जैव रासायनिक निवेश हो गया, सिंचाई का उपयोग करते हैं। ये हो गया अपने खाने के लिए, ये पुराने जमाने की चीजें यूज करते हैं, ये नए जमाने की चीज यूज करते हैं। अब आते हैं हम वाणिज्यिक कृषि पे। अब जैसे मैंने आपको ये बताया ना, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि वो इस तरीके से स्लैश एंड बर्न होती है, मतलब जहां आपका काम हो गया, जहां आपने खेती कर ली उसको जला दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो ये खेती से क्या होता है, ये जलाने से क्या होता है, इसको मैं इस पे अभी आता हूं, लेकिन इससे पहले हम कृषि के प्रकार पता कर ले। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? ये ऐसी कृषि होती है, इस प्रकार की कृषि का जो एक मेन लक्षण है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि यहां पर बाकायदा निवेश किया जाता है, आधुनिक निवेश किया जाता है, जिससे जैसे मान लीजिए अच्छे बीज लाए जो अच्छी पैदावार करें, उर्वरक फर्टिलाइजर्स यानी कि जमीन को न्यूट्रिएंट देने के लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि पैदावार ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो। अब ये जो कृषि हो रही है वाणिज्यिक कृषि, ये इसलिए होती है ताकि इसको बेचा जा सके, इसलिए वाणिज्य आ गया, कमर्शियल कृषि हो गई है, मतलब बेचने के लिए, अपने लिए, अपने उपयोग के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए। तो रोपण कृषि ले तो इसी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार, वाणिज्यिक जैसे रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है आप जो भी चीज उगा रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, वो किसी को बेचने के लिए कर रहे हैं, यानी इससे आप अपनी जीविका चलाएंगे उस पैसे से जो आप बेच के कमाएंगे। तो रोपण कृषि इसी तरीके से एक वाणिज्यिक कृषि है जो बहुत लंबे चौड़े एरिया पे की जाती है, और यहां पर एक ही फसल बोई जाती है, एक से ज्यादा फसल नहीं बोई जाती। तो ये कुछ चित्र पहले आपको मैं दिखा दूं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहां कुछ अलग अलग तरीके की खेती हो रही है। जैसे एक इंसान है जो लकड़ी का हल उपयोग कर रहा है और गाय बैल यूज कर रहा है, तो यहां पर ये पुरानी तरीके की खेती हो गई। एक छोटे से इलाके में अगर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत छोटे से इलाके में गहन खेती हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कि ये इस तरह की खेती होगी, गहन जीविका कृषि हो गई। ये आपकी प्रारंभिक तरीके की होगी, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि हो गई। और यहां आप देखें लंबे लंबे इस पे अगर ये आप बिछाएं, मतलब बहुत बड़ा अगर इलाका हो, जैसे तो यहां पर इसको मैं उस पर भी ला सकता हूं, कह सकता हूं कि ये गहन कृषि है क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि बहुत लंबा, ये बहुत बड़ा खेत है और एक ही तरीके की चीज उगाई जा रही है, और ये इसलिए उगाई जा रही है कि इसको बेचा जा सके, इसको हम कहेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, इसमें रोपण कृषि एक इसका एक कहे भाग है। तो इस तरीके की हमारे पास अलग अलग कृषि है, जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि हो गई, ये कर्तन दहन प्रणाली है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्रारंभिक वाली है इसमें जलाओ और आगे बढ़ो। अब ये जब जलाते हैं तो होता क्या है, इसका नाम मैं बता देता हूं, इसको हम कई जगह पे अलग अलग तरीके से इसका नाम लेते हैं। तो इसमें यह होता है कि जब आप ये जला देते हैं ना, तो ये जो घास वास जल गई ना, ये इस जमीन को कुछ दिनों में उर्वर बना देगी, बहुत ज्यादा उर्वर नहीं बना पाएगी लेकिन कुछ ना कुछ उर्वर बना देगी। इसको हम फैलो लैंड कहेंगे, यानी कि इस परती जमीन, इसको छोड़ दिया गया है, आगे बढ़ गए, दूसरी जगह खेती की, फिर वापिस इसमें 1 साल में या 6 महीने में वापिस आ गए। इसीलिए इसको झूम, कई इलाकों में इसको झूम खेती कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न तो कहा जाता है। जैसे अगर आप उत्तर पूर्वी राज्य में जाएंगे, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में जाएंगे तो पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहा जाता है। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है, एक जगह को साफ किया, खेती की, फिर उसके बाद जब जाना है वो आगे खेती हो गई तो उस जगह को जला दिया। कर्तन दहन प्रणाली, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम इसके लिए जाते हैं। झूम खेती को अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो अलग अलग आपको इसके नाम मिलेंगे, बहुत सारे नाम है। जैसे हमने बात कर ली गहन जीविका कृषि, एक और यहां पर चित्र आप देख रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से इसको जला दिया गया है और जला के आगे बढ़ गए और फिर इसके बाद उर्वरता इसमें वापिस आ जाती है। तो वाणिज्यिक कृषि की मैंने आपको बात बताई। वाणिज्यिक कृषि का क्या मतलब होता है, फिर से समझेंगे इसको। वाणिज्यिक, अब ये इंपॉर्टेंट कृषि इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सब चीजें आधुनिक यूज करते हैं। इसमें बीज हो गया या उर्वरक हो गया, कीटनाशक, सब ये उपयोग करते हैं। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग खेती को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हरियाणा पंजाब में जाएंगे ना, तो अगर चावल है, जैसे राइस कहते हैं, पैडी कहते हैं, तो हरियाणा और पंजाब में ये जो चावल की खेती है वो एक वाणिज्यिक खेती है। इसका मतलब इसका कमर्शियल उपयोग है, मार्केट वैल्यू है, इससे आपको पैसे मिलेंगे इसको जब बेचेंगे।
उड़ीसा में इसी चावल को आप वाणिज्यिक कृषि नहीं कह सकते, क्योंकि यहां उड़ीसा में आके ये एक जीविका फसल बन जाती है। ये लोग जो उगाते हैं वो अपने अपने पर्पस के लिए, अपने खाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। तो लंबे लंबे चौड़े जो क्षेत्र होते हैं वहां पर रोपण कृषि होती है, और रोपण कृषि जो है एक आधार है। रोपण कृषि जो होती है ये उद्योग का भी आधार है। इसका मतलब जो भी इस रोपण कृषि से कच्चा माल या जो भी माल प्राप्त होता है वो उद्योग के लिए कच्चा माल साबित होता है। यानी जो भी रोपण कृषि से आप उगाएंगे वो एज अ कच्चा माल, एज अ रॉ मटेरियल किसके लिए जाएगा? वो उद्योग के लिए जाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये बड़ी महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। रोपण फसलें बड़े एरिया में की जाती हैं और इसका मार्केट वैल्यू होता है। असम और उत्तरी बंगाल में आ जाएं तो यहां पर चाय, कर्नाटक में अगर आ जाए तो वहां पर कॉफी, ये रोपण फसलें हैं। तो इनका जो उपयोग होता है, जैसे ये मैंने अभी केले का नाम लिया, तो भारत के दक्षिणी भाग में ये केले की रोपण कृषि हो रही है। तो ये जो कृषि हो रही है आपकी, जैसे उत्तर पूर्व में बांस की कृषि हो रही है, तो ये जो कृषि है, क्योंकि ये एक उद्योग के लिए रॉ मटेरियल तैयार करती है, तो यहां पर परिवहन और संचार साधन भी आ जाते हैं। इनका भी उपयोग शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां पर आप एक चीज को कहीं ले जाएंगे उद्योग के लिए तो आपको परिवहन चाहिए, आपको संचार के माध्यम चाहिए, ये सब यहां पर होता है। अगली चीज जो आती है वो है शास्य प्रारूप कृषि पद्धति। शास्य प्रारूप का मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके से पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न होता है। अब हम ये बात कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कब क्या चीज लगेगी, किस समय क्या चीज आप बोएंगे, किस समय हिंदुस्तान में कौन सी चीज बोई जाती है। ओके, तो भारत में इनका तीन नाम है। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं, यानी कि अगर मैं जनवरी से लेकर, इसको मैं बांटूंगा, अभी आपको बताऊंगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं बताऊंगा आपको कौन सी चीज कहां कब आती है। तो हमारी 3 तरह की फसलें हैं, जिस जिस समय में ये बोई जाएंगी उस तरीके से उसका नाम हो जाएगा। जैसे रबी है, खरीफ है, जायद है। अब आपको ये कुछ अरबी नाम लग रहे हों, और ये बिल्कुल अरबी नाम है, क्योंकि जब अरब आए थे यहां पर हमारे पास, हमारे यहां पहले आते थे और ट्रेड करते थे। जब वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो जब वो यहां आए और उन्होंने देखा, तो इस हिसाब से, समय के हिसाब से इन्होंने नाम रख दिया, रबी, खरीफ और जायद, इस तरीके से नाम रख दिया। वो आज भी चला आ रहा है और इसी तरीके से हम लोग इसे जानते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। उसका कारण ये है कि ये एक बार मैंने इसको समय के हिसाब से बता दिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। पहली फसल है रबी फसल। रबी फसल ये ठंडे ऋतु में, ध्यान रखिएगा, रबी मतलब ठंडा, शीत ऋतु में ये फसलें, शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु कब से शुरू होती है? ठंडा, अगर आप उत्तरी मैदान में रहते हैं तो आपको याद होगा कि कब ठंड शुरू होती है। अक्टूबर, यानी दिवाली से, तो दिवाली में तो ठंड होती है। तो अक्टूबर से दिसंबर के समय इनको बोया जाता है। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, ध्यान रहेगा। और अब इसको काटा कब जाएगा? बोया तो आपने यहां कर दिया, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में इसको बोया जाता है। अब आप ग्रीष्म ऋतु में आइए। ग्रीष्म ऋतु तक चलती है ये, अप्रैल से जून। ग्रीष्म ऋतु कब होती है, गर्मी कब आती है? अप्रैल से जून। इसके मध्य में इसको काटा जाता है। तो कहां से कहां गया? रबी फसलें मैं फिर से बताता हूं कि रबी फसलें, अब आप देखें, राइस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट। इसका मतलब मैं एग्जांपल इनका दे दूं, राइस, इसमें गेहूं, चना, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सारी आपके रबी की, ये रबी यहां पर है। वीट, पी, बार्ले और ग्राम, ये जो मैंने नाम लिया अंग्रेजी में है, हिंदी में कहूं तो ये गेहूं हो गया, आपकी जौ हो गई, बार्ली, उसके बाद आप आ गए यहां पर मटर और यहां पर चना। क्या हो गया? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों भी है इसमें, सरसों भी है। तो ये आपके रबी की फसलें आ गई। तो कहां इनको प्लांट किया गया, किस समय प्लांट किया गया? नवंबर में, जैसे मैंने बताया, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कर सकते हैं, ठंडा समय होता है। और अप्रैल, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। रबी की फसल हो गई है। अब आप आते हैं खरीफ फसल पे। खरीफ फसलें देश के बहुत सारे ऐसे भागों में उगाई जाती हैं जब मानसून आता है, यानी कि मानसून के आगमन के साथ खरीफ फसलें बोई जाती है। ध्यान रहेगा, खरीफ कब? जब मानसून आएगा। और इसको सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। इसका मतलब आप जब खरीफ की बात करते हैं तो जून में इसको बोया जाता है। जून में, वो 1 जून को हमारा हिंदुस्तान में प्रवेश करता है मानसून, और अक्टूबर में इसको हम काट लेते हैं। इसमें क्या क्या है? राइस, कॉटन, मेज और ग्राउंडनट। क्या क्या मैंने कहा? इसमें चावल, मक्का, बाजरा, तुअर दाल, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कपास,
जूट, मूंगफली, सोयाबीन। कौन कौन से हैं फिर से बताएंगे। चावल, मक्का, बाजरा, तुअर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। अब जब रबी और खरीफ की आप बात करते हैं, उसके बीच में आ जाएंगे, इनके बीच में समय मिलता है ना। अब देखिए यहां पर तो आपने अप्रैल जून में काटा, जून के बाद कब आता है हमारा ये जून, अपना 1 जून में आना शुरू होता है। तो अगर हम इसके बीच में समय लें, जून, यहां पर एक समय मिलता है रबी और खरीफ के बीच में, तो उस बीच में बोई जाती है रबी और खरीफ फसल के बीच में जायद। ये जायद है रबी और खरीफ के, इसलिए बीच में यहां दिखाया गया है जायद, इनके बीच में। इसको हम समर क्रॉप भी कहते हैं, या गर्मी की ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की आप फसल कह सकते हैं इसको। तो यहां पर आप देखें, इसमें तरबूज दिख रहा है आपको, वाटरमेलन, क्यूक्यूम्बर यानी खीरे। तो तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें इस समय उगाई जाती है। ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब जरा इसको मैं लेके चलता हूं आपको इधर पे, जरा इसका डिस्टिंक्शन देखते हैं। डिस्टिंक्शन देखते रहिएगा और समय देखते रहिएगा इसका, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे। रबी जो है कहां से कहां तक, पहले मैं आपको बताता हूं। रबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रबी कहां से कहां तक, अक्टूबर दिसंबर, ये रबी है ठंड की। तो अक्टूबर दिसंबर से आप शुरू करेंगे ये, और उसके बाद कब काटेंगे इसको, अप्रैल जून में। तो अक्टूबर दिसंबर मतलब आप करीबन यहां पर आ जाइए, इसके बीच में यहां से लेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, यहां से आप आगे बढ़ते चले गए, उसके बाद वापिस आए, मतलब यहां से साल खत्म हो गया। उसके बाद आप अप्रैल जून यानी कि इस दरमियान, अप्रैल और जून इस दरमियान इसको काट लेंगे। ये रबी हो गया। अब आइए पहले खरीफ पे, ये आता है जून में, मतलब इस जून पे शुरू करेंगे इसको, इस जगह पे, और सितंबर अक्टूबर इसके दरमियान इसको काट लेंगे। अब आते हैं जायद, क्योंकि इनके बीच में आना है, तो ये बड़ा शॉर्ट सीजन होता है रबी और खरीफ के बीच में, समर के समय। तो खरीफ कब होता है, ये जायद कब होता है, मार्च में काटते हैं, जून में इसको ले लेते हैं, मतलब इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। यानी मार्च में, ये आपका मार्च हो गया, मार्च में लेते हैं, और यहां पर जून, मार्च और जून, क्योंकि जून के बाद तो आपको फिर मानसून आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खरीफ, ये मानसून के समय क्या होता है, खरीफ की उगानी होती है। तो इस दरमियान आपको जायद आप उगाते हैं। फिर से हम बात करते हैं, रबी जो है वो विंटर की है, ठंड की है। खरीफ जो है वो मानसून की है, या आप कहें, और जायद जो है वो गर्मी की है। रबी में वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, जो अभी हमने बात की। इसी तरह खरीफ में आपका राइस मतलब चावल, मेज, जवार, बाजरा, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, जूट। जायद में आपके होते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, तरबूजा, क्यूकम्बर, खीरे, तमाम तरह की सब्जियां, और जो जानवरों के खाने के लिए फॉडर क्रॉप होती है वो जायद में उगाई जाती है, जो इन दोनों के बीच में आएगा। यहां तक ठीक हो गया। उसके बाद रबी, क्योंकि ये अक्टूबर दिसंबर में आप करते हैं, इसको रोपते हैं। प्रेसिपिटेशन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप। अब यहां ये होता है कि अगर आपका अच्छा प्रेसिपिटेशन हो, अगर बरसात हल्की हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है इसको। खरीफ फसल में, क्योंकि एक पैडी, चावल खरीफ फसल की, ये बहुत ध्यान रखिएगा, पैडी मेजर क्रॉप्स कौन सी है, रबी के लिए है वीट। रबी जहां बोलेंगे वहां आपको गेहूं बोलना है, खरीफ जहां बोलेंगे वहां आपको राइस मतलब चावल बोलना है। तो रबी फसल जो है वो, पहले रबी की पूरी बात कर लेते हैं। एक तो ये हो गया कि प्रेसिपिटेशन अगर हो, यानी कि थोड़ा सा नमी हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जो सक्सेस हुआ, उसका मेन था, जो बैकग्राउंड था, वो रबी की फसलें थी। खरीफ की बात करें तो यहां पर पैडी यानी चावल, इसके बारे में बात करना। चावल सबसे ज्यादा कहां बढ़िया होता है, किस जगह इलाके में सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका, या फिर ये कहें कि पैदावार होती है, पंजाब और हरियाणा। असम और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसमें एक ही साल में 3 चावल की, ये कहें, क्रॉप्स उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं 3 बार, 3 साल। सोचिए आप, एक साल में 3 बार। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसको कहते हैं औस, अमन और बोरो। ध्यान रखिएगा, औस, अमन और बोरो। जायद की बात करें तो इसमें शुगर केन, जो मैंने बताया, एक शुगर कोन है, वो एनुअल क्रॉप है, साल भर, 1 साल लगता है एक गन्ने को बनने में। तो ये पूरी बात हो गई आपके रबी की, खरीफ की और जायद की। भारत की जो मुख्य फसलें हैं, भारत में जो उगाई जाने मुख्य फसलें हैं, उसमें चावल, राइस, गेहूं, मोटा अनाज जो थोड़ा मोटा होता है,
दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट। भारत की मुख्य फसलें क्या हैं? फिर से चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। ये हमारी मेन फसलें हैं। चावल, चावल से शुरुआत करते हैं। चावल हमारी मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य का मतलब है जो खाने के काम में आती है, जिसे हम खाएंगे, जिसको हम खाएंगे या खिलाएंगे, खाने के लिए यूज करेंगे या खिलाने के लिए निर्यात करेंगे। चावल मुख्य खाद्य फसल है। चाइना के बाद हम लोग, ये चाइना 1 पे हो गया, इंडिया 2nd नंबर पे हो गया। तो हम चावल के चाइना के बाद दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। चावल किसकी फसल है? आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया, खरीफ की फसल है। इसके लिए आपको एक अच्छा खासा तापमान चाहिए, 25 डिग्री, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और आपको आर्द्रता, जो पानी होता है हवा में, जिसे हम नमी कहते हैं, वो अच्छी खासी होनी चाहिए। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होगी वहां पर चावल आप उगाएंगे। चावल कैसे उगता है? सबसे पहले क्या होता है कि आप चावल की छींट कर देते हैं इस इलाके में, उसके बाद बरसात आती है या फिर पानी डाल देते हैं, उसके बाद चावल का पौधा जो है इस पानी में ही आगे बढ़ता है, इसी पानी में बहुत पानी रहता है। उसके बाद जब ये बढ़ जाता है तो फिर इसको अलग अलग किया जाता है, फिर अलग अलग जगह जाके इसको अलग जगह रोकते हैं, फिर तब भी पानी चाहिए। चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इसीलिए यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, ये वाला इलाका हो गया उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र जो हो गया जहां आपको पानी काफी ज्यादा मिलेगा, और डेल्टाई क्षेत्रों में, इस डेल्टा वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। कहां? चावल, इन सब इलाकों में। उसके बाद आते हैं गेहूं पे। गेहूं का आप चित्रण, ये चावल का चित्रण है, गेहूं का भी चित्रण देखेंगे। गेहूं भारत की दूसरी, पहला हो गया चावल, दूसरा हो गया गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी, 2nd नंबर पे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। खाने के लिए दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं। और ये कहां होती है? अगेन आप, ये तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान हमने कहा, ये है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि आप उन इलाकों की बात कर रहे हैं। अभी मैं इस पे आता हूं, जगह भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिमी याद रखिएगा। गेहूं हमारी दूसरी खाद्यान्न फसल है हिंदुस्तान की बात करें। कौन सी फसल है? रबी है कि खरीफ है? हम देख चुके हैं, ये रबी की फसल है। ये रबी की फसल है, जो कि शीत ऋतु, ठंडे समय के लिए, ठंडे समय में ही हम रबी की बात करते हैं। 50 से लेकर 75। अब यहां पर क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण इस इलाके में बरसात होती है, इस इलाके में, इसीलिए उत्तर और उत्तर पश्चिमी की हम बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी, ये इस इलाके की बात कर रहे हैं। जब हम उत्तर पूर्वी की बात करते हैं तो हम इस इलाके की बात करते हैं। तो यहां पर क्योंकि पश्चिमी विक्षोभों के कारण बरसात होती है इस समय में, इसलिए यहां पर शीत ऋतु में जो बरसात जहां पर हो रही है, यहां पर इसको पकने में, एक तो उगता है अच्छे तरीके से, और साथ में पकने में भी बढ़िया खिली धूप भी निकलती है, तो पकने में भी सहायता करता है ये जो मौसम है यहाँ का। तो देश में गेहूं उगाने वाले अगर आप क्षेत्र देखें तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, ये गंगा सतलुज का मैदान है यहाँ पर, और दक्कन की काली मिट्टी, ये दक्कन इलाका है, दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। गेहूं दूसरे नंबर पे है। उसके बाद, क्योंकि चावल और गेहूं को अगर आप हाथ में ले तो ये थोड़ी सी पतले और आपको छोटे दाने दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अलावा मोटे अनाज भी हैं। मोटे अनाजों में क्या क्या आता है? मोटे अनाजों में आपका आता है ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज है, और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे चावल और गेहूं में अगर आप देखें तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन बाकी चीज अगर आप चाहिए तो मोटे अनाज से मिलती है। देखा हुआ आपने बाजरे की रोटी या मल्टीग्रेन आटा आता है। ऐसे हम दलहन पे जब आते हैं, दाल जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। अब दिक्कत यह है कि भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दालों का। दाल यानी जिसको हम लेग्यूम्स भी कहते हैं, लेंटिल्स भी कहते हैं, ऐसे कई नाम है इसके, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हम। और सबसे ज्यादा खाने वाला भी देश हम है, इसीलिए हमको ये आयात करना पड़ता है। दाल हम आयात करते हैं, जबकि हम सबसे ज्यादा उत्पादक भी देश है। जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत यही है, सबसे बड़ा कंटेंट यही है। जैसे आप पनीर वगैरह खाते होंगे, वो दुग्ध उपयोग हो जाता है। लेकिन जब क्रॉप की बात करते हैं, जब जो जमीन से चीजें उगने वाली हैं,
उसमें दालें सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको देती है। अब दालों में थोड़ी सी कम नमी की, यानी कि आर्द्रता की कम कम नमी की आवश्यकता होती है इसको बनाने में, इसलिए ये शुष्क यानी कि जो ड्राई एरियाज है जहां पर नमी कम है वहां पर भी उगाया जा सकता है। तो भारत में मध्य प्रदेश, यहां पर आ जाइए, मध्य प्रदेश हो गया आपका, ये उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र इसलिए ड्राई एरिया में भी उग सकता है इसलिए मैंने राजस्थान कहा। उसके बाद आप यहां आ जाइए महाराष्ट्र में और कर्नाटक, ये इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सी मुख्य फसलें हमने गिनी, ये सारी फसलें, और इनमें ये अलग अलग प्रारूप हैं इनके। इनको हम एक बार और देखेंगे, चावल से लेकर हम शुरू करेंगे और गेहूं को हम एक बार और देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तान में अलग अलग क्रॉप्स हैं इसको हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। एक तो फूड क्रॉप है, यानी कि हमारे खाने के उपयोग में आएगी। एक कैश क्रॉप है, इसका मतलब इसको हम उगाएंगे तो सही लेकिन इससे हमको पैसा मिलेगा। फूड क्रॉप खाने के काम में जो सीरियल्स आते हैं जिसको हम सीरियल्स कहते हैं, जिसमें चावल, आपका गेहूं, बार्ली, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आता है। पल्सेस मतलब दाल, जिसमें ग्राम, तुअर, मूंग, मसूर आती है। स्पाइसेस जैसे मसाले, इसमें कार्डमम, पेपर, जिंजर, चिलीज मतलब मिर्ची, अदरक और इस तरीके से इलायची वगैरह चीजें आती हैं, स्पाइसेस। अब आप कैश क्रॉप में बात करें तो इसमें ऑयल सीड्स हैं, फाइबर्स हैं, प्लांटेशन है और बाकी क्रॉप है। तो जो कैश क्रॉप है जिससे हमें पैसा मिलेगा, इसमें ग्राउंडनट है यानी कि मूंगफली, सेसामे, मस्टर्ड, लाइन सीड, कैस्टर और कोकोनट नारियल। फाइबर में आते हैं जो हम खा तो नहीं सकते लेकिन ये कपड़े बनाने के लिए काम आता है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया। प्लांटेशन जहां पर हम बागान में इसको उगाते हैं, टी, कॉफी, रबर। इसी तरीके से बाकी क्रॉप हो गई जैसे तंबाकू है और शुगर केन, गन्ना, ये सारे कैश क्रॉप है। हमने बात की जो खाद्यान्न फसलें हैं, इसमें ये मैदान में कटाई के लिए चावल की फसल तैयार है, यहां पर गेहूं की कृषि है और ये बाजरे की कृषि है। इनको एक बार हम और देखेंगे। चावल से शुरुआत करते हैं। चावल यानी कि राइस, ये खरीफ की फसल है। 25 डिग्री से ऊपर इसको तापमान चाहिए और अच्छी ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता चाहिए। बरसात भी अच्छी होनी चाहिए, करीबन 100 सेंटीमीटर के ऊपर। जो सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए चाहिए, एलुवियल खैली सॉइल। इसके अलावा इंडिया, हिंदुस्तान चाइना के बाद दूसरा प्रमुख उत्पादक है। आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एक साल में ही 3 बार इसकी क्रॉप ली जाती है। पैडी की, पैडी बोलते हैं इसको, चावल को, और इसे कहते हैं औस, अमान और बोरो। तो जो आपके उत्तरी मैदान है, उत्तर पश्चिमी जो स्टेट्स हैं और जहां पर कोस्टल एरिया है और जहां डेल्टा बनता है वहां पर इसकी पैदाइश होती है, यहां इसको उगाया जाता है। वीट की बात करते हैं, गेहूं की, ये रबी फसल है और इसके लिए थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए और अच्छी सनशाइन यानी कि अच्छी धूप चाहिए पकने के लिए। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर तक अगर बरसात हो तो वीट के लिए अच्छा है। और इसके लिए वेल ड्रेन एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी इसको चाहिए लेकिन अच्छी खासी ड्रेन हो, उसमें आर्द्रता ना हो, और काली मिट्टी, काली मृदा। अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो मेन फूड क्रॉप है, ये मेन खाद्यान्न की फसल है और इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में भी ये उगाई जाती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट जो जहां पर गेहूं की खेती होती है वो है गंगा सतलुज के जो प्लेन है और जो काली मिट्टी, खासतौर पे डेक्कन की जो काली मिट्टी रीजन है वहां पर होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग, यहां पर गेहूं उगाया जाता है। मिलेट्स में, जैसे मिलेट्स मतलब होता है जो मोटे दाने के आपके अनाज हैं। इसमें जवार है, बाजरा है, रागी। जवार, बाजरा और रागी, ये तीनों ही खरीफ की फसलें हैं और ये अच्छी खासी टेम्परेचर जहां होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां उगाया जाता है। पानी जहां कम हो वहां उग जाती है क्योंकि इसमें पानी रखने की या पानी कम में भी बढ़ने की संभावना रहती है। और जवार की बात करें तो अगर उपजाऊपन कम भी है सॉइल में, मिट्टी में, तो ये उगेगा। बाजरा जो है बालुई सॉइल, जहां पर बालू हो और जहां पर खुली हुई ब्लैक सॉइल, काली मृदा हो। रागी की बात करें तो ये उस जगह पे जहां पर लाल मिट्टी हो और जैसे मैंने कहा सैंडी, लोमी,
और इसी तरीके से जैसे ये शैलो ब्लैक सॉइल है, ये भी वहीं यहाँ उग जाता है। जवार, बाजरा और रागी, इसको हम कोर्स ग्रेन या मोटे अनाज भी बोलते हैं। जवार कहाँ होता है? वहां पर जहां पर थोड़ी आर्द्रता हो, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती नहीं है इसको, और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, मतलब इसमें जो कंटेंट होगा शरीर को बड़ा फायदा करता है। और इसी तरीके से ये जो दोनों बाजरा और रागी है, इसमें भी अच्छी खासी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इनके अगर इलाके देखें तो जवार महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, बहुतायत में होता है। आप बाजरा की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में है। और रागी ये कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में ये उगाया जाता है। अब हम आते हैं मेज पे। भुट्टा जो होता है, मेज, कॉर्न, तो ये खरीफ की फसल है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात हो, और ये फूड की तरह भी काम करता है, यानी कि हम भी खा सकते हैं, और फॉडर यानी कि जानवरों को खिलाने के भी काम में आता है। और ये एलुवियल सॉइल में होता है। इसके अलावा कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में ये आपको मिलता है। पल्सेस यानी कि दलहन, दालें, ये रबी की फसलें हैं, और ऐसी कंडीशन जहां पर ड्राई कंडीशन हो वहां पर भी ये उगाई जा सकती है, पैदा होती है। कम पानी चाहिए, इसलिए ड्राई एरिया में ये उगता है। और ये जो पल्सेस है, दालें, ये रोटेशन में की जाती है, यानी कि इसका मतलब कि आज एक दाल हुई, फिर कल अगली बार दाल, मतलब एक सीजन में एक दाल, फिर दूसरे सीजन में दूसरी दाल, इस तरीके से इसको बदल बदल के उगाया जाता है। और इसलिए क्योंकि जो सॉइल है, जमीन की फर्टिलिटी, उपजाऊपन बरकरार रहे। हिंदुस्तान विश्व में सबसे ज्यादा दालें प्रोड्यूस करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा खाता भी है, कंज्यूमर भी हम सबसे ज्यादा हैं इसका एग्जांपल ले तो तुअर, जिसे हम अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, और पीस, ग्राम मतलब चना, पीस मतलब मटर, और इसमें सबसे बेहतरीन प्रोटीन होता है इन सब में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसका बहुतायत है, यहां पर ये पैदा होता है। तो ये सारी बात हमने की। यहाँ मक्के की खेती हो रही है, मकाई जिसे कह रहा हूं मैं, मेज, और इसके अलावा यहाँ पर गन्ने की खेती आप देख रहे हैं। तो खाद्यान्न के अलावा जो हमने बात की अभी, वो खाने वाली चीजें थी जिसको हम अपने डेली खाने में हम लाते हैं। इसके अलावा और भी हैं जो खाद्यान्न के अलावा खाद्य फसलें, मतलब उन्हें खाने में तो लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं उसको, लेकिन उस तरीके से नहीं करते हैं, मतलब उस तरीके से आपके भोजन में नहीं होगा। जैसे भोजन बनाया किसमें जाएगा? तेल में, तो तेल जो है वो इसमें आ जाएगा। जैसे आप चीनी तो लेते ही लेते, अब चीनी किससे बनती है? शुगर केन से, यानी गन्ने से, तो वो यहां पर आ जाता है। पहले मैं इसको आपको थोड़ा इसकी ब्रीफ बता देता हूं, उसके बाद हम इसको सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। तो गन्ना ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी कि विषुवत जो है हमारा इक्वेटर, उससे ऊपर और थोड़ा और ऊपर, यानी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो इन्हीं इलाकों में विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर के आसपास ये होता है, और बाकी भी इलाके हिंदुस्तान के अलावा भी ऐसी जगह है जहां पर ये होता है। अब 21 से लेकर 27 का जो टेम्परेचर है, वहां का तापमान इसके लिए बेहतरीन है, और 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा अगर हो तो ये बहुत बेहतरीन है गन्ने के लिए। इसके अलावा उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये बोई जाती है। उष्ण जैसे मैंने बताया कि ड्राई हो और थोड़ा इक्वेटर के पास में हो, तो ये इलाकों में ये बनती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा ये गन्ना के, शुगर केन के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिलहन की बात करें तो तिल आपने सुना होगा। तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग में, जितने बोए गए क्षेत्र हैं पूरे देश का ले लीजिए, 12% भाग में तिलहन उगाए जाते हैं। तिलहन मैं बताता हूं ये क्या है। इनका प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, और इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उबटन, यानी कि आप जो नहाते धोते हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाता है, कच्चे माल की तरह तिलहन। तो दलहन हम पढ़ चुके हैं, तिल आपने छोटी छोटी तिल देखी होगी, उसकी बात ये हो रही है जिससे तेल वगैरह भी निकाला जाता है। चाय की बात करें तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यहाँ इसका मतलब चाय की खेती, हाँ हो सकता है कि आप भी इसे पी लें अगर आप उद्यान लगा रहे हैं, लेकिन मेनली इसका काम यही होता है कि इसका निर्यात किया जाए या इसको बेचा जाए, इसको
देश को बेचा जाए या बाहर भी बेचा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ है। आप देखेंगे किसी के घर भी आप जाएंगे तो आपको चाय पेश की जाएगी, और ये शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। और ये कहाँ से पैदा हुई है, इसका बेसिक ओरिजिन कहाँ है? चाय जो है वो चाइना से आई है। चाइना से चाय और अंग्रेज भारत में ले आए, फिर हमारे जबान पे चढ़ गई। तो चाय की झाड़ियां, चाय के जो छोटे छोटे बागान होते हैं, मतलब अगर आप कमर तक देखें, अगर आप 6 फीट के आदमी हैं तो कमर तक आपके इसके पौधे आएंगे। पौधे यानी जैसे आपने अगर मेहंदी का पौधा देखा होगा, उसी तरीके का कुछ ये पौधा होता है। और चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी आर्द्र तो हो लेकिन पाला ना गिरता हो, फ्रॉस्टिंग ना हो रही हो, वहां पर ये आपको मिलेगा। वहां पर ऐसे ऐसे इलाके हैं, मैं अब इसकी जगह बताता हूं कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी असम में। अंग्रेजों ने यही शुरुआत की थी। मुख्य उत्पादक क्षेत्र इसलिए असम है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग टी बड़ी फेमस है। जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां जो है, और तमिलनाडु में आप आ जाए तो वहां पर भी ऐसे इलाके हैं जहां पर लहरदार या कहें अंड्यूलेटेड लैंड है। क्योंकि यहां पर क्या है कि जब आप चाय उगाते हैं तो चाय के जो रूट्स है उसमें पानी नहीं आना चाहिए। तो वो अगर ऐसी जमीन है यूं करके तो पानी यूं निकल जाएगा। तो इसीलिए ऐसी जमीनों में, ये हमेशा ढाल की जमीनों में आपने देखा होगा, इसके पौधे उगाए जाते हैं। तो चाय के मुख्य उत्पादक में जैसे मैंने बताया असम है, और दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी की पहाड़ियां, और खासतौर पर नीचे अगर आप आ जाए तमिलनाडु और केरल में भी आपको चाय के बागान मिल जाएंगे। मुन्नार वगैरह आप जाएंगे, मुन्नार वगैरह में आपको केरल में ये मिलेगा। ऐसी यहाँ तमिलनाडु में ऊटी के क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर भी मिलेगा। कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत विश्वविख्यात है। बहुत अच्छी कॉफी हमारे यहाँ मिलती है। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसमें जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसके आसपास इसकी खेती, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, क्योंकि ये नीलगिरी की पहाड़ियां तीनों जगह व्याप्त हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो यहां पर इसकी खेती होती है। इसी तरीके से बागवानी फसलें हैं। जैसे मैंने कहा कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि आप थोड़ा विषुववृत्त से ऊपर जाएं, तो नीचे भी उसी लैटिट्यूड पे जाएं और थोड़ा और ऊपर जाएं, तो वो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध जो है वहां पर ये फलों का उत्पादन होता है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में देखेंगे, हिमाचल में देखेंगे, काफी सारे फल वहां से आते हैं। खासतौर पे अच्छे क्वालिटी के सेब वहां से आते हैं। और भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। 100 अगर मान लें तो 13 सब्जियां हमारे तरफ से आती हैं। तो ये बात हुई आपके जो खाद्यान्न के अलावा जो फसलें हैं। तो जैसे गन्ना हो गया, हमने बात की इसकी, तिलहन और श्रृंगार का सामान जैसे मैंने बताया तिलहन का उपयोग करते हैं। और मूंगफली भी है, इसमें ग्राउंडनट भी है आपका। तो थोड़ा मैं इसको और डिटेल में ले जाना चाहूंगा क्योंकि ये जरा इंपॉर्टेंट है। तो शुगर केन मतलब गन्ने से शुरुआत करते हैं। खरीफ की फसल है, 21 से 27 डिग्री इसको टेम्परेचर चाहिए, और 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सूखी हुई, मतलब ड्रेन्ड एलुवियल साइज जलोढ़ मिट्टी, और अलग अलग इसमें ये हो जाता है। खासतौर पर उत्तरी मैदानों में आपने देखा होगा। और हिंदुस्तान जो है ये दूसरा प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? ब्राजील के बाद हिंदुस्तान में होता है। और जैसे मैंने बताया कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु में ये होता है। और वो उस जलवायु में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये कर्नाटका तमिल थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये हमारे साउथ इंडिया में है, बिहार, पंजाब और हरियाणा। इसी तरीके से अब जब ऑयल सीड की बात करते हैं, ऑयल सीड जिसमें तेल निकलता है, तो तेल जब निकलता है तो उसमें हम सबसे ऊपर रखते हैं इसको ग्राउंडनट, यानी मूंगफली की बात हो रही है। ऐसे ही आप आएंगे यहाँ पर तो सरसों हो गया, फिर आपका सेसामी हो गया, सेसामी भी एक तरह का तिल होता है, और कैस्टर। तो इसका मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो जब हम ये बात करते हैं मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी, ये सारे जो हैं इसमें तिलहन में आते हैं आपके। तो 2008 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। दूसरा बड़ा, देखिए आप इसके बाद। तो ये सारी जो मैंने आपको बताई, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है, और बहुत ज़्यादा इसका जो भाग है वो हम लोग उपयोग करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसको कि भारत विश्व का, जैसे मैंने बताया, 13% हम लोग फल, और ये जिसमें भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंदर गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, ये हमारे बड़े प्रमुख स्थान है, हम सब्जियां पैदा करते हैं। तो अब हम आ गए जरा ऑयल सीड पे, जिससे तेल निकलता है। तो इसमें हम ग्राउंडनट की बात कर रहे थे, यानी कि मूंगफली की। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 50 से 75 इसका रेनफॉल होना चाहिए इस जगह जहां पर ग्राउंडनट हो। ये जमीन के नीचे उगने वाली फसल है। लाल मिट्टी में ये बहुत अच्छी होती है। और हिंदुस्तान
चाइना के बाद, हिंदुस्तान चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, मतलब पैदा हम लोग चाइना, जितना चाइना करता है उससे थोड़ा सा कम करते हैं, यानी कि सेकंड, पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। और ऑयल सीड, जैसे मैंने कहा, तिलहन जो है 12% पूरा जो एरिया है वो कवर करता है, यानी अगर पूरा जितना भी पैदाइश होती है, पैदावार होती है, उसमें 12% तिलहन होता है, यानी कि ऑयल सीड, जिससे ऑयल निकाला जा सके। गुजरात ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा पैदा करता है मूंगफली को, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ऐसे ही आप देखेंगे लाइन सीड, जिसमें मस्टर्ड सरसों है, ये राबी की फसल है। और हिंदुस्तान जो है वो तीसरा प्रोड्यूसर है, तीसरा। सबसे पहला है कनाडा और चाइना, कनाडा और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं। और जो तेल है सबसे जरूरी होता है हमारे खाना बनाने के लिए, और इसको हम अपने साबुन के लिए, कॉस्मेटिक ऑइंटमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। सिसामे भी है, ये सिसामम, इसको खरीफ फसल कहते हैं, खरीफ फसल है ये। और ये नॉर्थ में, यानी कि ऊपर के भाग में तो खरीफ फसल है, जैसे नीचे जाएंगे साउथ में तो ये राबी की फसल हो जाती है सिसामे। ये भी एक तरीके का जिससे तेल निकलता है। कैस्टर भी है। और इसके अलावा हम चाय पे आते हैं। चाय को चाहिए 21 से लेकर 29 डिग्री, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर बरसात चाहिए, थोड़ा बहुत पानी हो, फ्रीक्वेंट पानी गिरता रहे, जैसे दार्जिलिंग वगैरह में होता है, आसाम में होता है। और ये पूरे साल भर गिरता रहना चाहिए, पूरे साल भर होना चाहिए। माउंटेन सॉइल, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा लहरदार जमीन हो तो वहां पर हम उगाते हैं इसको। और थोड़ा जमीन अंदर की हो, क्योंकि पहाड़ी जमीन हमेशा डीप होती है, अंदर की बहुत ज्यादा मिट्टी होती है उसमें। और ड्रेन सॉइल हो, जिसमें पानी जमा ना हो सके, इसीलिए ये अंडुलेटेड होता है। जिसमें खाद, मतलब ह्यूमस, ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा हो। टी प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि ये उद्यान, बागान के रूप में पैदा होती है। और बेवरेज क्रॉप मतलब आप इसको पीते हैं, यानी कि ड्रिंक करते हैं। इंडिया सबसे जबरदस्त प्रोड्यूसर है टी का पूरे वर्ल्ड में। और ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध क्लाइमेट में पैदा होती है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, ये इलाके हैं जहां पर ये पैदा होती है। और सबसे बढ़िया जो फेमस है वो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग। आप आए कॉफी पे 15 से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 तक आपकी मतलब एक साथ बरसात नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी छिड़काव वाली बरसात, लेकिन पूरे साल होनी चाहिए। ये भी हिल स्लोप में होती है, यानी कि इस तरीके से आपका अंडुलेशन होना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरीके से वेल ड्रेन सॉइल, माउंटेन सॉइल होनी चाहिए, यानी कि पहाड़ी सॉइल हो और जिसमें नमी कम हो। कॉफी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि ये भी एक बागान की तरह पैदा होती है। ये भी बेवरेज क्रॉप है, यानी इसको पिया जाता है। और इंडियन कॉफी, जो हिंदुस्तानी कॉफी है, इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो पूरे विश्व में मानी जाती है। यमन से आई थी ये अरेबिका वैरायटी, ये यमन से हमारे पास आई थी अरेबिका वैरायटी, इसीलिए हम बड़े माने जाते हैं कॉफी के मामले में। पूरे विश्व का देखा जाए तो 3.2% हम लोग कॉफी प्रोड्यूस करते हैं। और ये कर्नाटका में सबसे पहले, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये पहले जो बाबा बुदान हिल्स है, बाबा बुदान हिल्स, वहां पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, वहां पर सबसे पहले ये उगाई गई थी। और वहां से आज हिस्ट्री है। नीलगिरी जो कर्नाटका में है, केरला और तमिलनाडु में, ये इन नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर कॉफी उगाई जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अखरोट दिख रहा है आपको, सेब दिख रहा है, अनार दिख रहा है, ये सब भी चीजें यहाँ पर हमारे पास है, इसका भी भंडार है, ये भी उगाई जाती है। सब्जियों में देखें तो यहाँ पर आप देखिए, मटर है, फूल गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, ये सब हमारे आए दिन के सब्जियों में बनती है। अब हम आते हैं जरा अखाद्य फसलों पे। अब ऐसे फसल, देखिए, जो क्रॉप होता है, जरूरी नहीं कि हर क्रॉप, हर जो चीज पैदा हो रही है उसको हम खाएं हैं। कई ऐसे होती हैं जो, जैसे हमारे कपड़े किससे बनते हैं, वो भी क्रॉप से ही बनते हैं। वो भी, उसके लिए भी आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, कृषि करनी पड़ेगी। तो एक एक करके इसके लिए बात करते हैं हम। सबसे पहला जो है वो है रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी आप भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य रेखा जो हमारी पास होती है, वहां के इलाकों में इसको पाया जाता है, उगाया जाता है। लेकिन ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में भी उगता है रबड़। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। नम होनी चाहिए जो हवा है, इसमें आर्द्रता होनी चाहिए। और इसीलिए आप केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय इसकी गारो
जो घाट पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया सुना होगा, इसमें गारो पहाड़ियों में इसको उगाया जाता है रबड़ को। रेशेदार फसलें जिसमें रेशे निकलते हैं, इसमें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये भारत में उगाई जाने वाली जो प्रमुख 4 रेशेदार फसलें हैं। और रेशेदार उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़े हैं उनको पालते हैं, इसे रेशम उत्पादन कहते हैं। कपास की बात करते हैं, कपास और जूट इसमें आया रेशेदार, तो हम कपास की बात करते हैं। ये खरीफ फसल है, कपास खरीफ फसल है, और ये जो दक्कन के पठार है वहां की काली मिट्टी इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस फसल को उगाने के लिए, कपास को उगाने के लिए एक तो तापमान, टेम्परेचर काफी हाई चाहिए, हल्की वर्षा हो या सिंचाई से भी इसको उगाया जा सकता है, और 210 दिन चाहिए जिसमें पाला ना गिरे, फ्रॉस्ट ना गिरे, पाला रहित हो, और बढ़िया धूप हो, खिली धूप हो, इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कपास के ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट की बात करते हैं। जूट की फसल ये कहाँ होती है? बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहां पानी जमा ना हो, बाढ़ का मैदान हो, और जहां की मिट्टी उपजाऊ हो, जहां पर हर वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी आती रहे और नई मिट्टी आके जमा होती रहे, वहां पर जूट की खेती होती है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय ये जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो इससे क्या क्या बनाया जाता है? बोरिया है, चटाई है, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे जैसे कालीन वगैरह होता है, दस्तकारी की जाती है, उसकी वस्तुएं बनाई जाती हैं। मैं फिर से इसको बताना चाहूंगा कि हमारी जो फाइबर क्रॉप्स है जिसमें रेशे निकलते हैं, उसमें कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क है। हेम्प जो है वो कैनाबीज में आता है, जिससे नशे की चीज बनती है। इस तरीके से सिल्क ककून से बनता है। जो सिल्क वर्म होते, कीड़े होते हैं, वो अपने ऊपर एक ककून बना लेते हैं। जब ये शहतूत के, जिसे मलबेरी कहते हैं, शहतूत के पत्तों को ये खाते हैं और अपने ऊपर ककून बना लेते हैं। उस ककून को, इन कीड़ों को उबाला जाता है, वहीं से आपका ये निकलता है सिल्क। कॉटन की बात मैं कर रहा था, कपास की बात, इसको जरा समझिए कि हिंदुस्तान तीसरा सबसे ज्यादा कपास को पैदा करने वाला देश है। इसको टेक्सटाइल के लिए उपयोग करते हैं हम इसको, यानी कपड़ों के लिए बेसिकली। और इसके लिए काली मिट्टी चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर लाइट चाहिए, इरिगेशन मतलब जो हम सिंचाई करते हैं बरसात है वो भी कम चाहिए, लेकिन 210 दिन तक इसके लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए, अच्छी धूप चाहिए। 6 से 8 महीने लगते हैं इसको बनने में, बढ़ने में और बिल्कुल तैयार होने में कॉटन को। कहाँ कहाँ उगाया जाता है ये? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। जूट की एक बार और बात करूंगा मैं। जूट ये गोल्डन फाइबर है, यानी कि गोल्डन ये दिखाई देता है आपको जूट। और कहां पर? जहां पर पानी एकदम ड्रेन्ड हो, ऐसी उपजाऊ सॉइल हो आपके पास, और जो फ्लड प्लेन हो, जहां पर हर बार बाढ़ का इलाका हो, बाढ़ से जो जमीन या मिट्टी लाके ठहराई जाती है और अगली बार दोबारा मिट्टी आएगी नहीं। अच्छा टेम्परेचर चाहिए इसके, जब ये ग्रोथ हो रही होती है। आप यहाँ पर चित्रण देख पा रहे हैं इनके पौधों का। और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, मेघालय, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जूट पैदा होता है, जो आपने यहाँ पर भी देखा। और जैसे मैंने बताया आपको कि ये बोरियां, जैसे गनी बैग, मैट्स, रोप, यान, कार्पेट्स और जो आर्टिफैक्ट्स यानी कि बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे और दस्तकारी की वस्तुएं इससे बनाई जाती हैं। तो ये हमारी हो गई अखाद्य फसलें। अब इसमें एक इसमें किताब में दिया हुआ है प्राकृतिक रबड़ के उपयोग। तो जो प्राकृतिक आप रबड़ निकालते हैं उससे किस किस चीज में आप उपयोग कर सकते हैं? सबसे ज्यादा है जो मोटर गाड़ी, टायर और ट्यूब, उसके लिए रबड़ का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब इसके साथ आपका साइकिल टायर ट्यूब है, ऊंट काठी है, जूते चप्पल बनाए जाते हैं, रबड़ की नली और पेटी, रबड़ फोम, गद्देदार वस्तुएं और बहुत सारी चीजें इससे रबड़ से बनाई जाती है। इसका मतलब काफी अच्छी वाणिज्यिक फसल है ये, काफी अच्छा इसका मार्केट वैल्यू है। कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार, इसका मतलब कि जो हमने परेशानियां देखी या दिक्कत देखी या जो हम देख रहे हैं आज के जमाने में हिंदुस्तान में, जरूरी हो जाता है या जरूरी हुआ जब सरकार ने देखा, लोगों ने देखा, तो कई चीजें उसमें लाई गई। प्रौद्योगिकीय यानी टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, नया साइंस और संस्थागत सुधार। या संस्थागत सुधार मतलब होता है कि प्रबंधन, जब एक संस्था बना दी जाती है किसी चीज के लिए तो उसका करने का अंदाज अलग होता है। तो एक एक करके मैं इसको जरा बताऊं आपको
कि भारत में 60% से भी ज्यादा आबादी कहां से रोटी कमाती है, आजीविका कहां से आती है? कृषि से आती है। बहुत बड़ी तादाद है ये। यानी हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, जरूरी ये हो गया था कि बहुत छोटे छोटे खेत, क्योंकि जब एक बाप है उसके 4 बेटे हैं तो वो बढ़ जाएगा, फिर उस 4 बेटे में से एक बेटे के फिर 4 बेटे हो गए, या 2 बेटे हो गए, 3 बेटे हो गए, फिर वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत छोटी जमीन हो गई थी तो जोतने के लिए चकबंदी बहुत जरूरी हो गई थी। तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई संस्थागत सुधार, यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से संस्था के तौर पे, सामाजिक तौर पे और पॉलिसी के तौर पे, नीतियों के तौर पे चकबंदी करना। सहकारिता मतलब ये होता है कि आपस में सब मिले और एक ही चीज का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, एक ही चीज बना रहे हैं और एक ही चीज बेच रहे हैं। तो एक सहकारिता का एक माहौल हो। और सहकारिता यानी जब हम सहकारी बैंक की बात करते हैं, सहकारी किसी जैसे दुग्ध, हमारा जो अलग अलग आंचल डेयरी है, ये सब सहकारी में आते हैं, यानी सब आपस में चलाते हैं और इसका प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो सहकारी बैंक हो, जमींदारी जो प्रथा चल रही थी वो उसको समाप्त किया जाए, ये इन सबको प्राथमिकता दी गई, इनको सबसे पहले एड्रेस किया गया। फिर उसके बाद 1960 और 1947 में हम आजाद हुए। 1960 और 1970 यहां पर पैकेज टेक्नोलॉजी कैसा कि दूध कैसे जाएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, दूध कैसे जाएगा? पैकेज के थ्रू जाएगा, पैकेट के थ्रू जाएगा। तो यानी कि पैकेज टेक्नोलॉजी जिसमें हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो। पैकेज मैंने इसलिए कहा कि ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध से रिलेटेड था, हरित क्रांति यानी हरियाली से रिलेटेड था, यानी क्रॉप से रिलेटेड था। तो ये जो हमने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के नाम लिए, उसके पीछे सरकार का रोल था, सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कृषि सुधार की कुछ रणनीतियां, जैसे मैंने अभी नीतियों की बात की, ये रणनीति इसलिए बन गई क्योंकि ये युद्ध की तरह था कि भाई अब तो किसी तरीके से हमको ये जो परेशानियां है इसको दूर करना है। 1980 और 1990 में अगर आप आए तो यहां पर बहुत व्यापक तौर पे, बृहद तौर पे भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, और जिसमें टेक्नोलॉजी तो खैर बढ़ानी थी ही, जो नई चीज आ गई थी वो पुराने हल तो चलेंगे नहीं, आप नई चीजें लानी थी। और संस्थागत तौर पे, यानी कि जैसे मान लीजिए सहकारी बैंक बना दिया सरकार ने कि आइए सहकारी बैंक में आइए, आपको ये सब्सिडी में मिलेगा, सहायकी में आपको मिलेगी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने, अब देखिए किसान बुआई करता है, जिंदगी भर करता है, और उसके बाद अगर बाई चांस उसकी फसल खराब हो जाए, कौन पैसा देगा उसको? आप अगर किसी नौकरी में काम कर रहे हैं, आप 4 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, बीमार हो जाएंगे तो आपको उस महीने के पैसे तो मिलते हैं। लेकिन अगर किसान के साथ ऐसा हो गया तो कौन देखने वाला है? जबकि 60% तो पूरे कहीं ना कहीं कृषि पे निर्भर है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, जिस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसान को बहुत सारी सहायताएं, सहूलियतें मिली। और बाई चांस अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, चाहे किसान के साथ हो चाहे किसान की फसल के साथ हो, तो ये दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई, जो कि एक बहुत बड़ा एक पुशअप था कि जिनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा था, और जो सब इस देश के लिए सब कुछ है, उनके लिए ये चीजें शुरुआत की गई। और फिर अब किसान जो है उनमें आपको ज्ञानता बढ़ानी है, यानी उनको नॉलेज देना है। तो कैसे होगा? आकाशवाणी में अगर आप प्रसारित कर दें, दूरदर्शन में प्रसारित कर दें, टीवी सबके घर में है, यानी कि कम से कम दूरदर्शन तो चलता ही था उस समय। तो यहां पर उनकी मौसम की जानकारी कि कल ये होने वाला है, पाला पड़ने वाला है, तो किसान अपनी पहले से तैयारी कर ले, इस समय बरसात होने वाली है, इस समय आंधी आने वाली है। तो ये सारी चीजें जब किसान के सामने आई, ये आकाशवाणी और दूरदर्शन में चीजें आई, तो ये कृषि कार्यक्रम, बाकायदा एक कृषि कार्यक्रम इसमें चलाए गए, तो इससे किसानों को काफी फायदा मिला। होता क्या है कि किसान तो अपने खेत पे काम करता है ना? अब उसने कुछ चीज पैदावार की, वो बीच में बिचौलिए होते हैं, जब तक वो चीजें कंज्यूमर तक पहुंचे, उपभोक्ता तक पहुंचे, तो जो बिचौलिया होते हैं, दलाल होते हैं, वो अपना काफी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। यानी किसान ने जो चीज मेहनत की है उसका फायदा बिचौलिए, बीच वाले जिसे हम एजेंट कहते हैं, दलाल कहते हैं, वो लोग फायदा उठा लेते थे। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी कि अगर मान लीजिए कोई चावल बेचने आया तो मान लीजिए 1600 रुपए पर क्विंटल इसको देंगे ही देंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इतना देना ही देना है। यानी अगर किसी ने पैदावार की है वो तो इस डर में रहेगा कि मेरी पैदावार बिकेगी कि नहीं बिकेगी।
तो सरकार कहती है कि ठीक है, अगर आपसे कोई नहीं खरीदता हम खरीदेंगे, हमारे पास आइए और हम आपको न्यूनतम सहायता मूल्य देंगे। और बहुत सारी जो फसलें हैं, कुछ खासतौर पे जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, उनके लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। सरकार बताती है कपास हम इतने में खरीद लेंगे, ये जौ हम इतने में खरीद लेंगे। तो इससे सबको फायदा होता है। इसी को हम प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार का नाम दे रहे हैं। आप यहां देखें, ये जो आप कृषि के जो प्रयोग होने वाले नवीन उपकरण हैं, पहले कैसे होता था, आजकल थ्रेशर आ गए हैं, यानी कि बस आप ट्रैक्टर चलाइए और वहां से आपका पौधा भी कटता रहेगा और बीजे भी बिल्कुल तैयार होते रहेंगे, पराली भी अलग अलग होती रहेगी। तो ये सब चीजें आई। अब इसके बाद कृषि की एक और चीज इसमें जरूरी है जानना, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, कि कृषि का क्या योगदान है, कृषि का क्या योगदान है और कृषि के लिए हम क्या योगदान कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझेंगे कि 2010-2011 में भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसमें 52% कर्मचारी कार्यरत थे। मतलब जितने लोग कार्यरत थे 52%, अगर आप 100 ले लें तो 52 किस में है, कृषि में है। जैसे हमने देखा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो 60% लोग इस पे काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजों को मिला के एक जीडीपी बनती है और जीडीपी से पता चलता है कि देश की इकोनॉमी आगे जा रही है कि नहीं जा रही, यानी कि देश राइट ट्रैक पे, सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। हर एक देश का जीडीपी होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, केवल ये नहीं होता है। तो घरेलू जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन जब जीडीपी बढ़ता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। यहां उल्टा हो रहा है, हिंदुस्तान में जरा उल्टा हुआ इस समय कि घरेलू जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन लोगों को रोजगार फिर भी नहीं मिल रहा। एक खाद्य सुरक्षा की बात आपके सामने मैं करता हूं कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है कि कोई भी ऐसा आदमी ना हो, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हिंदुस्तानी नागरिक ना हो जो भूखा रह जाए, जिसके पास खाने के लिए ना हो, जिसको खाद्यान्न उपलब्ध ना हो जाए। चलिए आप बड़ा आडंबर ना हो, कार ना हो, गाड़ी ना हो, लेकिन खाना जरूर हो। इसे हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं, इसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं, फूड सिक्योरिटी। तो समाज के सभी वर्गों को खाद्य उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जो हमारी सरकार है उसने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रणाली की रचना की है। इसके दो पार्ट हैं, दो घटक हैं। एक तो बफर स्टॉक है और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। बफर स्टॉक यानी कि जो भी चीज आती है उसको बफर में रखा जाता है, एफसीआई इसे देखती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा यह है कि यहां से चीजें जाती हैं आपके कहां पर, राशन में, और वहां से वितरित होती हैं, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बहुत कम दाम में जो गरीब हैं वो गेहूं, चावल, केरोसिन का तेल और इस तरीके की जो चीजें हैं, जो बड़ी रोजमर्रा की चीजें हैं, वो बड़े सस्ते दामों में उनको मिल जाती है। इसको हम पीडीएस कहते हैं। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था कौन कर रहा है? जैसे मैंने कहा कि खाद्यान्न और मिले लोगों को और इसकी प्रॉपर व्यवस्था हो भंडारण की, क्योंकि अगर आपने गलत जगह रख दिया, जैसे आपने कई चित्रण देखे होंगे कि बरसात गिर रही है, पूरा धान सड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, एफसीआई की। जबकि इसका वितरण कौन करता है? देखिए दो चीजें हैं। जब मैंने कहा कि बफर स्टॉक हो, यानी खाद्यान्न को लेना किसानों से और उसे भंडारण करना, यह काम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एफसीआई का। लेकिन अब इसको वितरण करना है, हर एक एंड पे जाके, यानी कि लोगों के पास पहुंचाना है, राशन की दुकान तक पहुंचाना है। तो इसका जो है पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सुनिश्चित करती। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि ये दो घटक में से एक है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में, चाहे कोई भी क्षेत्र की बात कर ले, वहां जो खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ है, रोटी, चावल, ये सारी जो चीजें हैं, रोटी बनती है गेहूं से, चावल बनता है, मतलब चावल तो चावल ही है। तो खाद्य पदार्थ और उसके अलावा जो आवश्यक वस्तुएं, अगर आप घर में जाएंगे तो क्या केरोसिन जलाएंगे, एलपीजी पे आपको सब्सिडी मिलती है ना, जो गैस होता है सब्सिडी मिलती है। खासतौर पे जो दो लेवल हमारे यहाँ बने हुए हैं, एक बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल जिसे हम कहते हैं, एक हमारे अबव पॉवर्टी लाइन है।
तो ये उनको सस्ती दरों में लोगों को, खासतौर पे बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिले, जिनकी उतनी इनकम नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको और कोई परेशानी है। ये जरूरी नहीं है कि वो बीपीएल ही हो, एपीएल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसका मतलब है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसका क्या उद्देश्य है, इसको समझना जरूरी है कि सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। जो नॉर्मल आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो लास्ट में खड़ा हुआ है लाइन में, उसको खाना पहुंचाना, उसको कम दरों में, जिससे वो अफोर्ड कर सकता। पता चला कि आप उसको दे रहे हैं और वो 1000 रुपए किलो दे दिया, आपको 10 रुपए किलो देना पड़ेगा उसको, तब वो खरीद पाएगा उसको। तो इतनी कम दामों में एक खाने की पूर्ति करना, ये सरकार को सुनिश्चित करना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कह सकते हैं, इसको एक्ट कह सकते हैं। और दूसरी चीज कि निर्धन जो है, जो निर्धन है, जिनके पास धन है, किसी भी कारण से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई गरीब, किसी भिखारी की हम बात कर रहे हैं, निर्धन हो सकता है, किसी के पास कोई परेशानी आ सकती है, बेचारे के पास खरीदने के पैसे नहीं है, उसको इसके लिए समर्थ बनाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, जो कृषि हो रही है उसकी उत्पादकता बढ़ती रहे, उसमें वृद्धि करना, और भंडार को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करना। इसका मतलब कि जो एफसीआई, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पास जो अलग अलग भंडारण है, उसमें स्टॉक रहे, उसमें चावल, उसमें गेहूं, ये सब भरा रहे। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक मिनिमम समर्थन मूल्य तय करना है सरकार को, कि देखिए 1000 रुपए में हम ये लेंगे, 500 में हम ये लेंगे, आप कहीं भी जाएं तो जो ये आपके एग्रीकल्चरिस्ट है या किसान है, वो एफसीआई के पास आते हैं, सामान देते हैं, उनको उनका मिनिमम पैसा मिल जाता है जो कि उनको मिलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने की है सरकार ने। अब वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात करते हैं हमारे किसानों की, हिंदुस्तानी किसानों की, और जब हम देखते हैं वहीं पर आगे एक मायामी में एक, या फिर ये कहें किसी भी एक क्षेत्र का नाम ले ले, यूएस के कहीं खेती हो रही है, तो आप देखेंगे बड़ा सा मैदान है और उसमें बहुत अत्याधुनिक औजारों से, इक्विपमेंट से खेती हो रही है। तो इससे क्या होता है? कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन क्या हो जाता है कि हम पैदा तो कर रहे हैं लेकिन उतना पैदा नहीं कर पा रहे, पैदावार इसलिए नहीं हो पा रही इतनी अच्छी क्योंकि हमारे पास उतनी साइंटिफिक एबिलिटी नहीं है, या हमें चीजों का पता नहीं है, या फिर हमारे पास, हम निर्धन हैं। तो वैश्वीकरण की घटना उपनिवेश काल से शुरू हुई थी या वहीं से मौजूद है। कैसे? जो ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजी व्यापारी थे, वो क्या करते थे? उनको क्या चाहिए था? उनको कपास चाहिए था, उनको कपड़े चाहिए थे, उनको टेक्सटाइल चाहिए थे। तो वो उधर गए जहां पर कपास है, उसकी तरफ वो बड़े आकर्षित हुए। और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था। यानी कि भारतीय कपास जो उगता था, ये भी एक क्रॉप है, जब ये उगता था तो इसका मेन काम था कि इसको उठाया और सीधा मैनचेस्टर वाली कंपनियों में पहुंचा दिया, इंडस्ट्रीज में पहुंचा दिया। ये ब्रिटिश काल में हो रहा था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब वैश्वीकरण हो रहा है, जब हर चीज का देखिए, आप एक क्षेत्र में रहें, आपको दूसरे क्षेत्र से मतलब नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यहां भी है, वहां भी है, और आपका उनसे संबंध है, वहां के लोग यहां आ रहे हैं, यहां के लोग वहां जा रहे हैं, तो वैश्वीकरण हो जाता है। तो कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद, जैसे हिंदुस्तान कई कृषि उत्पादकों में बहुत अग्रणी है, लेकिन वो क्योंकि हमारे पास उस तरीके का विकास नहीं था, भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से, जो ऑलरेडी डेवलप्ड देश है, उनसे हम स्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। हम स्पर्धा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वहां पर कृषि, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या कोई खेती करता है, तो उसको सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी, सहायकी देती है। यानी आइए हमारे पास से, जैसे बीज अगर मार्केट में मिलता है 10 रुपए का, तो सरकार कहती है आइए हमारे पास से 2 रुपए में ले जाइए, इसे हम सब्सिडी कहते हैं। और जीन क्रांति एक संकेत शब्द है जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है, यानी कि हम जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जो बीज है उसमें कई ऐसी किस्में हैं, वो इस तरीके से इजाद कर दी गई। अब आप देखते हैं पहले क्या होता था, टमाटर लंबे लंबे पौधे हो रहे थे उसके, अब छोटा सा पौधा होगा उसमें ही टमाटर लग जाएगा, छोटा सा पौधा होगा उसमें खीरा लग जाएगा, और बहुत सारे फल हो जाएंगे उसमें। ये इतना जेनेटिक इंजीनियरिंग इस तरीके से कर दी है, इतना ज्यादा हम डेवलप हो चुके हैं, खासतौर पे जो विकसित देश हैं, कि हम चीजें जेनेटिक अगर नहीं करेंगे तो हम वो पुरानी चीजों पे चलते रहेंगे। जो पैदावार है वो कितनी बढ़ गई है, चाहे वो ज्यादा मेहनत ना कर रहे हो, चाहे वो ज्यादा एफर्ट ना लगा रहे हो, लेकिन पैदावार तो है, क्योंकि उनके पास नए सिद्धांत है, नए टेक्नोलॉजी है, नए तरीके की उनके पास सोच है।
तो आजकल जो कार्बनिक कृषि है, कार्बनिक कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जिसे हम ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। ऑर्गेनिक कृषि का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी और रसायन या केमिकल का उपयोग ना हो। तो ये बड़ी प्रचलन में है, क्योंकि ये जो उर्वरक है, कीटनाशक है, उनके बिना जो जो भी हम कारखानों में निर्मित करते हैं रसायन केमिकल, उसके बिना की जाती है। इससे पर्यावरण पे बहुत कम असर पड़ता है, क्योंकि जब हम कीटनाशक उर्वरक जो हमने केमिकल यूज किए हुए हैं, जब हम उसे यूज करते हैं तो होता क्या है, जब बरसात होती है उसके बाद वो बहते हैं और बह के वो और जगह मिल जाते हैं और हमारे वाटर टेबल में चले जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है इंसानों का इसमें। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमको क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना चाहिए। खाद्यान्नों के साथ कीमती फसलें उगानी चाहिए, यानी खाद्यान्न तो उगाते रहिए, साथ में कीमती फसल उगानी चाहिए, और इसकी आमदनी इससे हमें अधिक होगी, और पर्यावरण में जो या कहें इकोसिस्टम, या हम इसमें जो निम्नीकरण देख रहे हैं, डिग्रेडेशन देख रहे हैं, उसमें कमी आएगी। एक बार मैं आपको जरा चीजों पे ले चलता हूं। ये जो जो हमने अभी डिस्कस किया है इसमें क्या क्या था। इसमें यह बताया गया है कि हम लोग जो है 60% लोग लगे हुए हैं इसमें, और उसके बाद यहाँ पर चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले सरकार ने अपनी जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें ये भूमि सुधार, ये पहला मेन इनका आधार था। और चकबंदी इसलिए क्योंकि पुश्तैनी अधिकार से जमीन टूटती बढ़ती चली जा रही है लोगों में, और इसकी चकबंदी मिला के काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1960 और 1970 इसमें बहुत ये जो पैकेज टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की हमने बात की, ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद 1980 और 1990 की हमने बात की। यहाँ पर बाकायदा तकनीक तौर पे और संस्थागत यानी कि डिपार्टमेंट बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना के चीजों को लाया गया, और लोगों को बाकायदा, चाहे वो सूखा आने वाला हो, बाढ़, चक्रवात या कोई भी फिसल की बीमारी हो जाएगी, तो उसके लिए किसानों को तैयार किया गया कि देखिए, आप ग्रामीण बैंक आपके लिए बनाए जा रहे हैं, सरकारी समितियां बनाई हैं आप लोग, और बैंक है जिसमें आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। इसी तरीके से किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जिसे हम PAIS कहते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन में भी चीजें बताई गई, बिचौलियों और दलालों को हटाया गया जितना जितना हो सके। एक भूदान ग्रामदान की बात हुई यहाँ पर। इसमें क्या हुआ कि जब जो मैं इनका नाम लेना चाहता हूं, ये उत्तराधिकारी एक तरीके से थे गांधी जी के, विनोबा भावे जी। तो विनोबा भावे जी जब गए तो लोगों ने कहा कि हमें तो जमीन चाहिए। तो एक साहब खड़े हुए, उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी साहब। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांट दी। आप सोचिए, इसे भूदान कहते हैं, ग्रामदान। ऐसे कई लोगों ने अपनी जमीन बांट दी, और इस तरीके की क्रांति को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। हम जब सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, GDP की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि चीजें तो बढ़ रही हैं लोगों को, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा जब आधुनिकीकरण किया गया तो बाकायदा अलग अलग इस कृषि और कृषि के साथ जो चीजें संबंधित है उसके लिए कई कृषि विद्यालयों की, कृषि अनुसंधान परिषद की, पशु चिकित्सा सेवाओं की, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के जो पूर्वानुमान है उसके लिए अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विकास के लिए सरकार ने वरीयता दी। तो अगर हम देखें कि भाई हमारा जो प्रतिस्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय अगर जगत से, खासतौर पे जब हम कृषि की बात करते हैं तो बड़ी वो तगड़ी है। ये जरूर है कि GDP हमारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये है कि जो सिंचाई है, ऊर्जा, ग्रामीण सड़क, मीडिया और यांत्रिकरण, इसके लिए हमारे पास जो पूंजी है वो सरकार ज्यादा से ज्यादा लगाए, जो कि हम लोग कम लगाते हैं। हमारी सरकार इन सब चीजों में, क्योंकि असली चीज तो यही है, असली चीज तो हमारी कृषि है, तो इसमें पैसा लगाना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पैसा लगाया जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन अब इसमें खाद्य सुरक्षा की बात आती है। खाद्य सुरक्षा, सरकार ने ये कहा कि कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी भूखा न सोए। इसके लिए खाद्य सुरक्षा का बिल पास किया गया, और उसमें सुनिश्चित कराया गया कि देखिए साहब, एक तो बफर स्टॉक रहेगा, एक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को पैसा, कम पैसों में खाना उपलब्ध होगा, चाहे वो नगर में रहते हो चाहे ग्रामीण शहर में रहते हो। ये भंडारण वगैरह की हमने व्यवस्था की। उसके बाद जो भारतीय खाद्य निगम है FCI, इन्होंने इस पे काम किया, और साथ में जो भी चीजें आ रही हैं किसानों से उसको अच्छे दामों में एक तरीके से, मतलब उनको एक पैसा मिले। ऐसा ना हो कि कम पैसे में, सरकार अगर कम पैसे में लेगी तो कोई वहां क्यों जाएगा, कहीं और चला जाएगा। और क्या हुआ कि जब ये सब्सिडी देना शुरू किया तो एक थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये आई कि लोगों ने क्या किया कि सब्सिडी जब मिलने लगी और
एफसीआई खरीदने लगी तो उन्होंने वही खाद्यान्न की फसलें ही उगानी शुरू कर दी। अब जब आप एक ही जमीन में एक ही फसल उगाते रहते हैं तो उसकी जलाक्रांतता हो जाती है, लवणता में कमी हो जाती है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कमी हो जाती है। तो इसलिए फिर उसमें लोगों को कहा गया या फिर ये बताया गया कि देखिए साहब, आप ये चावल तो उगा रहे हैं, गेहूं तो उगा रहे हैं, इसके अलावा भी बाकी चीज उगाइए। यानी कि चावल से जो गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही थी, ये लाइन का मतलब ये है। और इसमें पंजाब और हरियाणा बहुत आगे निकल गए, उनको मतलब ये समझना होगा कि बाकी चीजें भी उगानी है। फिर दो भागों में हम लोग बटे हुए हैं, एक तो बीपीएल और एक एपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब हैं वो बीपीएल के नीचे आते हैं, यानी ऐसे लोग हकदार होते हैं जो सरकारी चीजों का फायदा उठा सके, उसका उनको बेनिफिट मिल सके। ये सब चीजें इसमें आई। उसके बाद हमने बात की जो हाउसिंग, इसके अलावा भूमि निम्नीकरण कैसे इसको रोका जाए उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और क्योंकि जो अब अभी हमने बात की थी कि नलकूप और कुएं लगाए गए, इसका नलकूप कुएं तो आपने लगा दिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा खेती हो रही है आपके इसमें, लेकिन वाटर टेबल तो कम हो गया, बाकी लोगों को तो दिक्कत होगी। तो पानी जो है उस तरीके से यूज किया जाए जिससे बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचे। ये नलकूप और ये बड़े ठीक तो है लेकिन खतरनाक है ये बाकी लोगों के लिए। तो इसके लिए हतोत्साहित किया जाता है लोगों को कि भाई उतनी चीजें ले जितनी की जरूरत है। उसके अलावा वैश्वीकरण की हमने बात की कि जिस तरीके से यूरोपीय व्यापारी है उपनिवेश काल में साथ खासतौर पे उन्होंने चीजें लाई, हमारे यहाँ से चीजें गई, और उससे ये हुआ कि हमारी कंपटीशन बढ़ गई। अब हम जब एक चीज बेचते हैं, मान लीजिए हम मसाले बेच रहे हैं और कोई और देश जो है मसाला बेचना शुरू कर दे, अच्छा मसाला और कम दाम में, तो कोई हमसे क्यों खरीदेगा। हमारे जो कपड़े बनते थे मेनली ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अब उगाओ कपास हम बेचेंगे। इसमें क्या हुआ, चंपारण का आपको केस पता है, 1917 में बिहार के चंपारण में एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह इसलिए हुआ था कि इन किसानों पर दबाव डाला गया कि देखो आप खाने वाले की चीज मत उगाना भैया, आप लोग क्या उगाओगे, नील की खेती, इंडिगो की खेती करोगे। जो इंडिगो की खेती, इंडिगो जिसको ये भेजते थे मैनचेस्टर, वहां पर इसकी ये जो कलरिंग होती थी इन कपड़ों की वो होती थी। तो ये इसलिए उस समय भी इतना दबाव डाला गया। फिर चावल हो गया, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसाले, इसके हम सबसे बढ़िया उत्पादक हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमें सब्सिडी नहीं मिलती है इसलिए हम अभी भी बहुत पीछे हैं। जैसे हमने बताया कि हम दो राहें पर हैं, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसका जो जीन क्रांति हो रही है और ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक कृषि हो रही है, इन सबको हमको करना है, यानी कि उर्वरक और कीटनाशक के बगैर हमको काम करना है। और जितने सारा हमारा पास इलाका है, जितने लोग हैं, उससे हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे पास जैसे फल, औषधीय पौधे, बायोडीजल फसलें जिसमें जटरोफा, ये बहुत जरूरी है। देखिए बायोडीजल मतलब होता है कि एक तरीका जिससे आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम फल, औषधीय पौध और बायोडीजल जो फसलें हैं जिसमें जटरोफा और जोजोबा आता है, और फूल सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो लोगों को इसलिए, जो हमारे पास बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारे लोग हैं, वो इस पे अगर काम करें तो हो सकता है कि हमारी चीजें, क्योंकि सिंचाई कम लगेगी और भारत की जलवायु में इतनी विविधता है कि बहुत सारी चीजें उग सकती हैं। इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने शास्त्रीय प्रारूप को परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि हमको चीजें वैसी उगानी पड़ेगी जिससे हमें भी फायदा हो और हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो। तो ये बात हुई इस चैप्टर यानी कि कृषि की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।